गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग का एवोल्यूशन पैटर्न चेक किया था और हमने ये देखा था कि हाईवे इंजीनियरिंग जो है आप लोगों को हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग नाम के सब्जेक्ट से पढ़ना है, जो कि एक कंपलसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड ईयर के लिए, जो बच्चे 5th सेमेस्टर में आए हैं। और इस सब्जेक्ट का जो वेटेज अगर हम बात करें तो बोर्ड में ओवरऑल इस सेमेस्टर का जो वेटेज की अगर मैं बात करूं, सेमेस्टर बोर्ड वेटेज जिसको मैं बात करता हूं, वो 145 मार्क्स का है, जो कि थियोरी प्लस प्रैक्टिकल को मिला के है। तो लास्ट टाइम हम इसके बारे में डिस्कस किए थे और डिफरेंट मोड के बारे में बात किए थे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो हमने देखा था कि एयर मोड था, लैंड या सरफेस मोड था, और एक हमने देखा था वाटर मोड था। इसके बारे में डिटेल तो नहीं बात किए थे, लेकिन बहुत ही छोटा सा एक आइडिया दिए थे कि लैंड और सरफेस पे हमारे पास हाईवे, और एक रेलवे, एयर में हमने बात की थी एयरवे और वाटरवे। इस टाइप में हमने लास्ट टाइम लेक्चर में बात किया था कि कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से मोड ऑफ ट्रेवल्स हैं हमारे पास, और एक हल्का सा ओवरव्यू लिया था कि ये हाईवे इंजीनियरिंग एक्चुअली में आया कहाँ से। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से ये निकला हुआ है हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि एक ट्रैवल का मोड है, और हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि UBTR के अकॉर्डिंग जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक्स को हम लोगों ने यूनिट्स बोल रखे हैं, और ईच यूनिट्स हैव अ डिफरेंट टॉपिक्स विच हैव टू बी कवर्ड ऑन लेटर स्टेज। फर्स्ट जो हम बात करेंगे कि पहली यूनिट जो है एक्चुअली में वो इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से या हाईवे इंजीनियरिंग कैसे बन के आया, और इसके बारे में हमने कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर्स में। आप लास्ट वीडियो लेक्चर जब उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन से हाईवे कैसे निकल के आया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ रोड, या ये बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब कि हिस्ट्री, कहाँ से रोड बननी स्टार्ट हुई, कब कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस कैसे हुए, और इन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए कैसे कैसे नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल तो नहीं, बट फिर भी ब्रीफ आइडिया, हल्का सा एक ओवरव्यू जरूर लेंगे, ताकि ये पता रहे कि रोड एक्चुअल में आज के समय पे हम जिन रोडों को देखते हैं, जिन सड़कों को देखते हैं, वो कैसे, उनका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे कैसे, विकास कैसे कैसे हुआ। थर्ड है हमारे पास जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन हमने देखा होगा कि सड़क पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि कभी सड़क उठी हुई होती है बीच में, या मोड़ों पे कभी धंसी हुई होती है इनर और आउटर एज के देखा जाए तो, और कभी कभी हमारे पास शोल्डर है, कर्व है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसको हम लोग हाईवे के जियोमेट्रिक डिज़ाइन में, यानी कि कुल मिला के रोड पर ट्रैफिक को संचालित करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कैरिज वे के साथ साथ, उसको जियोमेट्रिक डिज़ाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेवमेंट मटेरियल, यानी कि सड़क को बनाने के लिए किन किन मटेरियल की आवश्यकता होती है, तथा उनके टेस्ट किस आधार पे किए जाते हैं, और टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट से उनका क्या मतलब, क्या अर्थ निकलता है। तो ये हम पेवमेंट मटेरियल से देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो रोड की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ रोड टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पेवमेंट मटेरियल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग। डिप्लोमा के स्तर पे इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ये डिग्री के स्तर पे इस पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग लाइट जो भी हम लोग बात करते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया जाएगा,
मीडियन कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, ग्रेड सेपरेटर कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, ट्रैफिक सिग्नलिंग कैसे होगी, कितने मिनट के लिए रेड होगा, कितने कितने सेकंड के लिए ग्रीन येलो होगा, और रोटरी जो हम देखते हैं कि चौराहे होते हैं, उन चौराहों पे कितना रेडियस होना चाहिए कि ट्रैफिक के मूवमेंट कैसे हो, 2 वे 1 वे, इन सब की जो डिज़ाइनिंग होती है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कैसे हैं, किस किस टाइप के व्हीकल, मिक्स व्हीकल चलना है या सिंगल टाइप का व्हीकल चलना है, 2 लेन्स में चल रहे हैं या 3 लेन्स में चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए डिज़ाइन किया, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिप्लोमा पर्पज़, बट इन डिग्री इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Some are doing our masters on this topic. So next one is the pavement design. Pavement design. जब आपको एक बार मटेरियल पता चल जाता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती हैं, अब आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि किस मटेरियल का, इसमें से कौन से मटेरियल का चुनाव करें, और किस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगने के बाद हम क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि कितना फोर्स उस रोड पे आएगा, कब आएगा, उन फोर्सेस को एनालिसिस करके, उन फोर्सेस की एनालिसिस करने के बाद हमें कौन से मटेरियल का चुनाव करना चाहिए और कितनी मोटाई तक चुनाव करना चाहिए, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हुए सड़क को हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. तो वो हो गया एक तरीके से पेमेंट, यानी कि कुल मिला के जिस पे अपना व्हीकल रन करेगा वो पेमेंट हो गया है. तो व्हीकल जब रन करता है तो वो लोड इम्पार्ट करता है, तो इन सब की डिज़ाइनिंग की जाती है कि जब एक व्हीकल मूव करेगा तो कितना फोर्स आएगा इस पोर्शन पे, तो उन सब की चीज़ों के बारे में डिज़ाइनिंग. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये डिग्री प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बस ओवरव्यू है इसमें. और नेक्स्ट है हिल रोड्स. एक डिप्लोमा में एक अलग से चैप्टर यूज़ किया गया है, हिल रोड्स. इस पर ध्यान दिया जाता है कि हिली एरियाज़ के जो रोड्स होते हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस होती हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटी फीचर्स होते हैं इन रोड्स में, तो इसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस और पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को. इसके अलावा है ड्रेनेज. जो रोड हम लोग बनाते हैं उस पर ड्रेनेज की सिस्टम्स कैसे लगाए जाते हैं, व्यवस्थाएँ कैसी होती हैं ड्रेनेज की, कि उस पर अधिक से अधिक वर्षा के समय में भी उन रोडों पर, उन सड़कों पर, उनके पृष्ठ के ऊपर या उनके आसपास हमारा क्या होना चाहिए, वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं आना चाहिए. जितनी जल्दी हम सड़क के ऊपर से या पृष्ठ के ऊपर से, अगर मैं बात करूं सरफेस के ऊपर से, पानी को ड्रेन ऑफ कर देंगे, उतना ही अच्छा हमारा उतनी ही सड़क को टिकाऊपन मिलता रहेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहेगी, लाइफ स्पैन बढ़ा रहेगा. क्योंकि किसी भी सड़क के लिए सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं ना एनिमी, दुश्मन, वो वाटर ही होता है. क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आएगी तो सबग्रेड को बहुत नुकसान होगा. हो सकता है नीचे वाला हिस्सा, सबग्रेड जिसको बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा डैमेज हो जाए और हमारी रोड क्या है, बह सकती है. तो इसलिए ड्रेनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक मेंटेनेंस. तो इसको एक अलग से नाम दिया गया हाईवे मेंटेनेंस. अब सारी चीज़ें बनने के बाद, व्हीकल्स की ऑपरेटिंग होने के बाद क्या होता है कि समय समय पर कुछ सड़कों, अब सारी सड़क तो एक साथ ख़राब नहीं होती है, तो कुछ समय समय पर कुछ चीज़ें, कुछ पॉट होल्स बन जाते हैं, कुछ दरारें आ जाती हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, हो सकता है ड्रेनेज में ही प्रॉब्लम आ जाए. तो उन सब की समय समय पर जो रिपेयरिंग की जाती है वो कहलाता है हाईवे मेंटेनेंस. तो रिपेयरिंग के टाइम में भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों का और स्पेसिफिक टर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम रिपेयरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उस रोड या सड़क में रिपेयरिंग करें. तो ये ओवरऑल व्यू है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है डिप्लोमा पर्पस के लिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड पेवमेंट डिज़ाइन. रेस्ट ऑफ द टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द कंपटीशन एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो हम फर्स्ट टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर्स में किया गया था और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की गई थी. तो अब हम चलते हैं जो हमारा यूनिट 2 था, जो कि इम्पॉर्टेंट था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स. तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रोड्स हम लोग पिक्चर में आया, जो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला, वो आज से 2000 साल पुरानी रोड है, जो कि 312 BC रोमन रोड बोला जाता है उसको. रोमन साम्राज्य के समय, उस समय क्या किया गया था, रोड का निर्माण किया गया था
जो कि 312 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो वर्तमान समय से अगर कंपेयर करें तो ये लगभग लगभग 2000 साल पुराना है और वो आज भी है, देखने को मिलता है। अब उसकी क्या खासियत है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रोड की जो शुरुआत हुई है वो रोमन रोड से ही माना जाता है। उस समय 312 BC में इन लोगों ने 580 किलोमीटर की लंबाई वाला रोड बनाया था। सड़क का निर्माण किया। ठीक, अब उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या थे, रोमन रोड के बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं उन लोगों ने क्या किया। पिट बनाया। पिट मतलब एक गड्ढा खोदा इस तरीके से। इस पिट को जब वो खोदते हैं, जब यानी कि डिगिंग करते हैं इस पिट को, जब ये तब तक लगभग उतनी गहराई तक खोदा जाता है जब तक ये नीचे हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए। हार्ड स्ट्रेटा मतलब नीचे की जो परत होनी चाहिए वो थोड़ा बहुत ही मजबूत होना चाहिए, हार्ड स्ट्रेटा बोला जाता है, हार्ड स्ट्रेटा या सरफेस बोल दीजिए। हार्ड सरफेस जब तक नहीं मिलता है इतनी गहराई तक होती। लगभग लगभग देखी जाए उस समय जो गहराई होती थी वो 0.7 से लेके 1.2 मीटर तक की गहराई उन सड़कों की देखी गई है। प्राय जो भी आज के समय में जो निशानी मिले हैं उसमें जो थिकनेस थी उस रोड की वो 0.7 से लेके 1.2 मीटर तक की थी। अब हुआ क्या, सबसे नीचे उन लोगों ने बड़े बड़े बोल्डर्स को बिछाया। बड़े बड़े बोल्डर्स को जब बिछाया गया तो इसके बीच के जो गैप है उसको मोटार, लाइम मोटार से भरा गया। लाइम चूने के मोटार से भरा गया था। चूने का मसाला बनाया गया था जिसको हम लोग लाइम मोर्टार बोलते हैं। अब जिसको हम लोग इन पत्थरों को बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन्स भी बोलते हैं, FOU, फाउंडेशन स्टोन्स भी बोला जाता है। हमने सबसे नीचे बेस में क्या बिछाया, फाउंडेशन स्टोन्स बिछाए जो कि साइज में बहुत ही बड़े थे। उसके ऊपर हमने स्टोन्स चिप्स डाले छोटे छोटे फिलर के लिए, क्योंकि गहराई तो इसकी 0.7 से लेकर 1.2 मीटर है। नीचे फाउंडेशन पे हमने बिछा दिया। अब ये फाउंडेशन स्टोन्स के ऊपर क्या रहता है, फिलर के रूप में हमने चिप्स बिछाए, छोटे छोटे ब्रोकन स्टोन्स भी बोला जाता है इसको। तो ब्रोकन स्टोन चिप्स, जब इसको भर दिया गया उसके बाद फिर से एक इससे छोटे साइज के पत्थर का एक लेयर बिछाया गया। ठीक है, और कॉम्पैक्ट कर दिया गया। ये उस समय के ये रोड का डिज़ाइन था और इस को रोमन रोड बोला गया, जिसपे एनिमल के द्वारा व्हीकल, वाहनों को खींचा जाता था। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, ये स्ट्रेट बनाए गए थे, बिल्ट स्ट्रेट विदाउट ग्रेडियंट, मतलब इसमें कहीं ढाल नहीं दिया गया था, एकदम एक समान लेवल पे ही इसको बनाया गया था विदाउट ग्रेडियंट, मतलब कि ढाल रहित, ढाल नहीं था, ढाल रहित। दूसरा है सॉफ्ट सॉइल को हटा के बनाया गया था। सॉफ्ट सॉइल मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसा हार्ड स्टेटा तब तक डिगिंग कर रहे थे तब तक कि सॉफ्ट सॉइल को हटा के हार्ड स्टेटा ना मिल जाता है। तो लगभग हार्ड स्टेटा उस समय कहाँ पे मिल जाता था, 1.2 मीटर की गहराई पे मिल जाता था। तो सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करके बनाया गया था। सॉफ्ट सॉइल वाज एक्सकेवेटेड एंड रिमूव्ड, खुदाई किया गया और उसको रिमूव कर दिया गया। कब तक, टिल हार्ड स्ट्रेटम तक, टिल हार्ड सरफेस बोल दीजिए, आपको इजी लैंग्वेज में समझ आएगा। स्ट्रेटम अगर समझ नहीं आए, मिट्टी के परतों को स्ट्रेटम बोला जाता है। बट इसकी एक कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी, डिमेरिट्स अगर मैं बात करूं
तो अनइकोनॉमिकल था। अनइकोनॉमिकल मतलब कम लागत वाला नहीं था, बहुत ही खर्चीला था। इसको बनाने के लिए आज के समय में अगर इन रोडों को इस तरीके से बनाए तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी, मतलब कि फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज की डेट में 0.7 मीटर गहरा कोई रोड नहीं बनाया जाता है। और लगभग अगर देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर के आसपास के रोडें बनती हैं आज की डेट में। तो उसके आज के हिसाब से, अगर आज की डेट के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो बहुत ही खर्चीला रोड बनेगा। अब लेकिन एक खासियत थी, वो इतने दिन तक टिकने का रीज़न भी यही है। 2000 साल तक अगर हमको ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी रही होगी। सो लाइफ स्पैन बहुत थी, ये एक कमी नहीं है। ये इसकी बात करूँ तो मेरिट्स में आ जाएगा। लाभ, लाइफ स्पैन मतलब आयु बहुत ही ज़्यादा। तो ये रोमन साम्राज्य की बात हुई, रोमन साम्राज्य में बनने वाले रोड। तो आपको ज़्यादा याद रखना है, अधिक से अधिक आपको क्या याद रखना है कि इसका एक पिक्टोरियल व्यू आपके पास, स्कीमेटिक डायग्राम आपके ब्रेन में होना चाहिए, प्लस इसकी कौन कौन सी खासियत है वो होना चाहिए, और इसकी कमी क्या थी, अनइकोनॉमिकल थी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। इसके बाद ये तो 312 की बात हुई। उसके बाद जो सड़कों का विकास देखने को मिला वो मिला हमें सबसे ज़्यादा ट्रसगैट, जो कि अब सीधे हम आते हैं 1764। अब 312 BC के बाद हमें जो सड़कों का जो मिला वो है 1764 में लगभग ट्रेसागार्ड। एक इंस्पेक्टर जनरल थे फ्रांस के, फ्रांस के इंस्पेक्टर जनरल थे। तो इनमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। इंस्पेक्टर जनरल फ्रांस के थे। 1764 में इन्होंने एक डिज़ाइन दिया और बताया कि हम रोड की जो थिकनेस रखेंगे, सड़क की जो थिकनेस रखेंगे, मोटाई, वो 30 सेंटीमीटर की रखेंगे मैक्सिमम, 30 सेंटीमीटर। पहले क्या था, रोमन साम्राज्य के उसमें जो हमें सड़क देखने को मिलती वो 0.7 यानी कि 70 सेंटीमीटर की थी। तो लगभग आधे से भी कम थिकनेस का इन्होंने रोड सजेस्ट किया। और ये सबसे पहले रोड के बारे में इन्होंने कहा था कि इतनी थिकनेस की आवश्यकता नहीं है, थिकनेस ये है। तो देखते हैं इन्होंने क्या डिज़ाइन किया था। उन्होंने एक पिट बनाया, अब उस पिट में उन्होंने क्या, नीचे सबग्रेड, ये सबग्रेड की मिट्टी है, बोल्डर्स इन्होंने भी बिछाए। अब ये बोल्डर्स देखिए ढलान में नहीं है, ये बोल्डर्स एक ही सिधाई में, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कोई ढाल नहीं था, ये ढाल रहित था, यानी कि नो स्लोप, स्लोप दिया ही नहीं गया। स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर ही था इनका। अब इनके बीच में छोटे छोटे स्टोन चिप्स को डाला गया, जैसे रोमन में डाला गया था। कोई सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन है लगभग इसका। और ऊपर इन्होंने बियरिंग सरफेस बनाया था, जबकि रोमन में क्या था कि सिर्फ एक छोटे आकार के पत्थर को लगा के लेइंग करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बियरिंग सरफेस बनाया गया था। बियरिंग सरफेस बनाने से क्या होता है कि एफिशिएंसी व्हीकल्स की बढ़ जाती है। तो बियरिंग सरफेस बनाया गया था, और इस बियरिंग सरफेस का जो स्लोप था 1/45 था, यानी कि अब आप एक देख सकते हैं ढाल भी था। बियरिंग सरफेस इसको बोलते हैं। अब इसको देख रहे हैं कि ये एक ड्रेन बनाया गया। ड्रेन का मतलब कि अगर बरसात के समय में जो भी पानी यहाँ पे आएगा तो उस ढाल के सहारे ये कहाँ जाएगा, ये ड्रेन से होता हुआ और ड्रेन से बाहर चला जाएगा। तो ये साइड जो स्लोप है, साइड स्लोप भी यहाँ पे इन्होंने 1/20 का साइड स्लोप दिया था, फिर ड्रेन दिया गया था। तो ये इनकी खासियत थी कि इन्होंने अधिकतम 30 सेंटीमीटर बोल्डर्स, नीचे सबग्रेड में कोई स्लोप नहीं था, जबकि बियरिंग सरफेस में स्लोप था। तो आप याद रखेंगे ट्रेसागार्ड,
जो कि फ्रांस के इंस्पेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया और काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन माना गया। हाँ, 1764 के बाद अब ये ट्रेस गार्ड के अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन दिया काफ़ी हद तक सही था। नेक्स्ट जो है 1803 में लंदन, टेलफोर्ड, इनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन का जो कंसिडरेशन दिया गया उसको बोला जाता है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने क्या किया, ये बोला कि जो फाउंडेशन में ये बड़े बड़े पत्थर, आपसे इन्होंने पहले देखा था कि ओल्ड टेक्नोलॉजी में जो बड़े बड़े पत्थर जो बिछाए जा रहे थे नीचे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नो नीड ऑफ लार्ज स्टोन्स, नो नीड ऑफ लार्ज स्टोन्स इन बॉटम। सो उन्होंने क्या किया, बॉटम में ही लेट डाउन ब्रोकन स्टोन्स एट द बॉटम। और लॉजिक ये दिया उन्होंने कि ऊपर से जब ऊपर से लोड आएगा व्हीकल का, तो धीरे धीरे आते आते स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा कि यहाँ पे बड़े बोल्डर्स की आवश्यकता नहीं होगी, वो छोटे ही इतना स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा कि बड़े बोल्डर्स चाहिए होंगे, तो छोटे से भी काम चलाया जा सकता था। तो उन्होंने इस बात को कहा और अपने डिज़ाइन कंसिडरेशन में इम्प्लीमेंट भी किया। तो उनके डिज़ाइन कंसिडरेशन में 25 सेंटीमीटर डेप्थ रखी गई। बॉटम में तो बड़ा था ही नहीं, अब छोटा ही रखना था उनके अनुसार, उन्होंने कहा। और ये छोटे कितने छोटे थे, इनके हिसाब से बॉटम में जो डाले गए स्टोन्स थे वो 5 सेंटीमीटर के सीप से पास थे, यानी कि 5 सेंटीमीटर लगभग। फिर उसके बाद उन्होंने फिलिंग जो किया गया था, फिलिंग के लिए जो स्टोन्स यूज़ किया गया था, फिलिंग के लिए जो स्टोन्स यूज़ किया उन्होंने, वो 3.75 सेंटीमीटर सीप से थे। और सरफेस पे उन्होंने सॉरी, इसको टेलफोर्ड ना बोल के, एक्चुअली में ये टेलफोर्ड नहीं था, ये गलती हो गई थी, आप ध्यान रखिएगा, ये मैकडम था, अभी अचानक याद आया। मैकडम कंस्ट्रक्शन बोला जाता है या मेथड भी बोला जाता है, बस नाम बाकी सारी चीज़ें सही हैं, नाम में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। और 1815 में टेलफोर्ड भी थे, टेलफोर्ड का भी मैं बताऊंगा, बस अभी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो हो ही गया गड़बड़ क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसलिए चलिए फिर भी कोई बात नहीं। तो मैकडम के अंदर नो नीड ऑफ लार्ज स्टोन्स, ठीक है, और बॉटम में उन्होंने छोटे स्टोन्स डाला गया और 25 सेंटीमीटर रखी गई थी। 5 सेंटीमीटर के उन्होंने सीप के जो बॉटम के स्टोन्स थे 5 सेंटीमीटर सीप से पास थे। फिलिंग के लिए 3.75 सेंटीमीटर के सीप से पास किया और ऊपर जो बियरिंग कोर्स बनाया इन्होंने वो 1.9 सेंटीमीटर के सीप से पास होने वाली बनाया। और इस बियरिंग कोर्स पे जो स्लोप उन्होंने रखा वो 1/36 का। तो मैकडम मेथड में ये सारी चीज़ें हैं। और ये कहाँ डेवलप किया गया था, लंदन के छोड़ के आप इंग्लैंड याद रखिएगा, उस समय होल इंग्लैंड में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब जो मैंने पहले नाम लिखा था उसकी बात कर लेते हैं, टेलफोर्ड की। तो बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से अब थोड़ा सा रिपीट करके यहाँ पे आएंगे। ये 1803 था, ये लंदन था। बस अब थोड़ा सा इसको ये याद रखना है कि इन्होंने अभी भी बोल्डर साइज ही यूज़ किया था फाउंडेशन में, जिसका साइज़ 17 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक था। बोल्डर साइज ही यूज़ किया गया था, ठीक है। और फिलर के लिए इन लोगों ने स्मॉल चिप्स का यूज़ किया इसमें। टॉप पे इन्होंने क्या किया, क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया, क्रॉस स्लोप, और जिसको बियरिंग कोर्स भी बोला जाता है, बियरिंग कोर्स।
इसको 4 सेंटीमीटर तक कॉम्पैक्ट किया गया था। इस क्रॉस स्लोप 1/45 का था। अब क्रॉस स्लोप है तो बारिश के टाइम पानी आपको वाटर मिलेगा, देखने को ड्रेन ऑफ हो रहा होगा, तो ये ड्रेन वाटर फिर से आपके सबग्रेड इस फाउंडेशन को बेकार कर सकता है, इसलिए क्या किया गया था, एक साइड में ड्रेन दिया गया था। तो ये हमारा है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ और लंदन में इस कंसिडरेशन के द्वारा बहुत सारा वर्कआउट किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हुआ कि जनरल ओवरव्यू कि कैसे कैसे हाईवे ने अपनी प्रगति की और कैसे कैसे इनको समय समय पर इसके डिज़ाइन कंसिडरेशन में बदलाव किए गए। नेक्स्ट हमारा है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की। सारा कंसंट्रेशन तो हमें अपने इंडिया पे ही करना है। तो इंडिया में जो रोड का डेवलपमेंट है उसका सारा श्रेय हमें ब्रिटिशर्स को ही देना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने पर्सनल यानी कि कंपनी, अगर मैं कंपनी को बात करूं तो कंपनी के प्रॉफिट को या हितों को ध्यान रखते हुए उन्होंने रोड बनाने पर ज़्यादा जोर दिया। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। क्यों? उस समय ट्रेड का टाइम था और ट्रेड में हमें अच्छे सड़कों, यातायात के साधनों की या यातायात की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा जोर दिया। तो ब्रिटिश रूल्स रोड बनवाया उन्होंने, क्यों? फॉर पर्सनल। पर्सनल यहाँ पे एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस समय ईस्ट इंडिया। बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन कराया। जब वो पर्सनल कंपनी का हित देखा गया तो लोगों पर इसका बुरा असर हुआ, बैड इंप्रेशन आया। जिसके कारण नवंबर 1927 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसको बोला गया जयकार कमेटी। जयकार कमेटी का गठन किया गया और पूछा गया कि आपके क्या क्या रिकमेंडेशन। तो नवंबर में तो गठन किया गया, लेकिन जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी वो रिपोर्ट दी उन्होंने फरवरी 1928 में। अब जयकर कमेटी के जो रिकमेंडेशन यानी कि जो उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए रोड डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले उन्होंने एक बात रखी कि जो रोड या सड़कों का निर्माण होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रहित की बात की गई है, राष्ट्रहित में होना चाहिए। ना कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड रिकमेंडेशन उन्होंने ये कहा कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ भाई, एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ। किस पे? पेट्रोल और डीजल में। अब सीधी सी बात है, रोडों का यूज़, सड़कों का प्रयोग कौन करेगा? जो पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, गाड़ियाँ उन्हीं के चलती है उस समय। तो पेट्रोल डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है इस टैक्स के कारण, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आएगा उसको क्या करें? सड़क के निर्माण में, यानी कि एक फंड, एक्स्ट्रा अमाउंट को सड़कों के लिए एक फंड इकट्ठा करने के लिए लगाया जाए। फंड इकट्ठा करना, कलेक्ट करने के लिए। थर्ड उन्होंने जो पॉइंट बताया, उन्होंने ये कहा एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। फोर्थ उन्होंने बताया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। और
उस समय गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी रिकमेंडेशंस को मान ली गई, गवर्नमेंट के द्वारा सारी रिकमेंडेशन को मान लिया गया। नेशनल इंटरेस्ट की बात ओके निकली। एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने लगाया और एक्स्ट्रा टैक्स लगा के जो अमाउंट इकट्ठा होता था उसको उन्होंने CRF सेंट्रल रोड फंड, CRF सेंट्रल रोड फंड का गठन कर दिया, जो कि समय समय पर रोड के सड़कों के निर्माण मेंटेनेंस में उसको पैसा दे सके। एडवाइजरी कमेटी के लिए उन्होंने एक और करा, जिसको हम लोग आज के डेट में IR से इंडियन रोड कांग्रेस का गठन किया, इंडियन रोड कांग्रेस। तो CRF का गठन 1929 में, आपको बहुत याद रखना है। इंडियन रोड कांग्रेस का जो गठन किया गया वो 1934 में, और रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको आज के डेट में CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसका गठन किया गया 1950 को। तो ये है हमारे इंडिया जयकार कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी और उसके अगेंस्ट क्या क्या तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब हाईवे डेवलपमेंट कैसे आया और कौन कौन से किस किस तरीके से हमारे देश में अनेक योजनाएं चलती हैं, किस किस तरीके से नए प्लान्स आए थे, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग रोड और भारत में सड़कों का जाल कैसे बिछाया गया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।